दोस्तों नमस्कार। पूरा एक हफ्ता बीत गया। 5 राज्यों के चुनाव हुए, मतगणना हुए। 3 दिसंबर की मतगणना के बाद हफ्ते भर बाद भी यदि कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है तो इसका कारण क्या है? कारण दरअसल यह है कि विधायक दल किसी और को चाहता है, नेतृत्व किसी और को थोपना चाहता है। लेकिन इस दौर में आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देखें, सिविल सोसाइटी का कोई भी सेक्शन आप उसे बातचीत करके देखें, तमाम परिस्थितियां एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ईवीएम में तो कुछ गड़बड़ है। ईवीएम एक मुद्दा है। मनुष्य को संदेहवादी प्रवृत्ति का होना चाहिए। संदेह किसी भी चीज पर, किसी भी व्यवस्था पर करना चाहिए, लेकिन संदेह से परे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके सामने ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। ईवीएम एक छोटा मुद्दा साबित हो जाता है यदि उससे भी बड़े मुद्दे जिसकी तरफ देश का ध्यान नहीं है, विपक्ष का ध्यान नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था में उसके कारण सड़ांध आ रहा है। पूरी व्यवस्था में नेतृत्व कौन करेगा? ये आला कमान कल्चर हावी हो रहा है। और आला कमान कल्चर जिस वजह से हावी हो रहा है, कौन सा राजनीतिक दल है जो चाहेगा कि उसके आला कमान की इच्छा के बिना चुने हुए विधायक अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री चुने? चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जा सकती है, ईवीएम पर उंगली उठाई जा सकती है, गोदी मीडिया पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन इन सब से इतर हटकर लोकतंत्र की जो मूलभूत खामियां जहां दिखाई दे रही है उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारी समस्या की जड़ जहां पर है उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिर क्यों तैयार नहीं है और मुद्दा क्या है? आइए जरा इसकी तफसील से पड़ताल करते हैं। संसदीय व्यवस्था में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो व्यवस्था दरअसल चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उनका नेता चुने जाने की वकालत करती है। और इसी प्रक्रिया के तहत ऋषि सुनक भी चुने जाते हैं, और इसी प्रक्रिया के तहत ऋषि सुनक के बाद भी ब्रिटेन में चुने जाएंगे, उनके पहले भी चुने जाते रहे। लेकिन भारत में एक ऐसा प्रावधान है जिसे कहते हैं दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून 1985 में जब संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर 52वें संशोधन के माध्यम से लाया गया, उस वक्त ये लोकतंत्र के लिए एक ड्रैकोनियन लॉ, एक खतरनाक कानून के रूप में सामने नहीं आया था। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस दल बदल कानून को जैसा बनाया, उसने एक तरह से कहे तो लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा काम किया। लेकिन सारे राजनीतिक दल इस पर चुप है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसे दोष दिया जा सकता है, दोष देना भी चाहिए, क्योंकि उसी सरकार ने प्रपोजल रखा था कि 1985 में बने दल बदल कानून को इतना खतरनाक और इस तरह से गले के फंदे जैसा कानून लोकतंत्र के लिए बना दिया जाए। क्या इस देश में लोकतंत्र चल रहा है? और जब लोकतंत्र चल रहा है तो चुने हुए प्रतिनिधि, जिसे हमारे आपके जैसे लोग इस देश के अंदर चुनकर भेजते हैं, क्या वो अपने मन की बात कह पा रहे हैं? वो आला कमान के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। नहीं करेंगे तो विधायकी चली जाएगी, नहीं करेंगे तो सांसदी चली जाएगी। क्योंकि यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज होती तो राजस्थान में पर्यवेक्षक इसलिए नहीं जाते कि दिल्ली से थोपा हुआ नाम मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव इतने दिन नहीं टलता। और इन सब के बीच क्या दिक्कत है यदि वसुंधरा राजे के पास सबसे ज्यादा विधायक है? क्या वो नेता क्यों नहीं हो सकती? सवाल इसलिए है क्योंकि विधायकों की राय की इज्जत नहीं करनी है। विधायकों के मत के ऊपर पार्टी नेतृत्व को अपना मत थोपना है। अगर विधायकों के मत के अनुसार नेता चुना जाता तो वसुंधरा राजे के यहां जो कहा जा रहा है कि 50 विधायक है, 55 विधायक है, आखिर वो क्यों नहीं हो सकते? छोटा वाकया याद दिला देता हूं। 8 मार्च 1990 की तारीख थी। बिहार में जनता दल के अंदर विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ, और उस विधायक दल के नेता के चुनाव में लालू यादव, उनको 59 मत मिले, 59। राम सुंदर दास, उन्हें 56 मत मिले, और रघुनाथ झा, उन्हें 12 वोट मिले थे। और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिला उसे विधायक दल के नेता का दर्जा दिया गया। और वही मुख्य व्यक्ति यानी लालू प्रसाद यादव 2 दिनों के बाद 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। कांग्रेस पार्टी में संसदीय दल के नेता का चुनाव हुआ। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच नेता का चुनाव हुआ। 350 से ज्यादा सांसदों ने, जो संसद के दोनों सदनों को मिलाकर मौजूद थे, 350 से ज्यादा सांसदों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। वही 150 के करीब वोट मोरारजी देसाई को मिले।
अंततः मोरारजी देसाई संसदीय दल के नेता के चुनाव में हार गए, इंदिरा गांधी जीत गई। साफ साफ सीधा सीधा सांसदों के बीच वोटिंग करा करके चुनाव किया गया। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान क्या चाहते हैं कि वो वोटिंग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जनता वोट करे। लेकिन जनता जिन्हें ताकत देकर, जिन्हें विधायक सांसद बनाकर भेजे, वो अपना प्रतिनिधि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ना चुने, बल्कि वो पहले से ऊपर से थोप दिया जाए, पार्टी नेतृत्व थोप दे। और इस थोपने की प्रक्रिया की जड़ में जो कानून है, आज हम उसी कानून की व्याख्या आपके सामने बहुत सरल शब्दों में रखने वाले हैं। 1985 में जैसा मैंने बताया 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और 52वें संशोधन से दल बदल कानून लाया गया। वो दल बदल कानून ये कहता था कि कोई भी दल, संसदीय दल या विधायक दल, किसी भी पार्टी का, उसके 1/3 विधायक यदि चाहे, यदि वो पार्टी के कामकाज के तरीके से असंतुष्ट हो या किसी और वजह से असंतुष्ट हो, तो कम से कम यदि उनकी संख्या 1/3 है, तब वे पार्टी को छोड़ सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, या नई पार्टी बना करके, नया गुट बनाकर किसी दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता है उन्हें। और उस कानून के बनने के तकरीबन 18 साल बाद 91st अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया, 91वां संशोधन। 1/3 वाले कानून से किसी को दिक्कत नहीं थी। इसलिए दिक्कत नहीं थी, 52वां संशोधन जो 85 में हुआ था, उस कानून से किसी को दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है, उसके संसदीय या विधायक दल में सामान्य तौर पर जो व्यक्ति नेता चुना जाता है वो 50% प्लस 1 वोट से चुना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी राजनीतिक दल में 100 विधायक है या 100 सांसद है, तो नेता चुनने के लिए कितना चाहिए? नेता बनने के लिए 50% प्लस 1 यानी 51 चाहिए। किसी राजनीतिक दल में, किसी राज्य में या केंद्र में 200 सांसद हैं या 200 विधायक हैं, तो कितना चाहिए? 100 प्लस 1, 50% प्लस 1, 50% से एक ज्यादा, वो व्यक्ति नेता हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति बहुमत के आधार पर नेता हो सकता है या बहुमत या सर्वसम्मति से नेता हो सकता है, फिर वो अपनी राय थोप नहीं सकता। और 1/3 लोग यदि अलग होना चाहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो बहुमत की राय को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब जो कानून है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बना और बेहद खतरनाक कानून लोकतंत्र के लिए बना, उस कानून के ऊपर यदि आप गौर करें तो वो कानून कहता है कि 2/3 होगा। यानी किसी राजनीतिक दल के पास यदि 50 विधायक हैं तो 50 का 2/3 यानी 34 विधायक होंगे, तभी कोई व्यक्ति पार्टी से अलग हो सकता है। और याद रखिए, भारत का जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है, सरकार कहती है, लोकतंत्र की मर्यादा कहती है कि भारत में हर नागरिक को जब चाहे अपना राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। लेकिन नया दल बदल कानून कहता है कि जो सांसद या विधायक है, यदि वो 2/3 की संख्या पूरी भी कर लेते हैं तो एक पार्टी से निकलकर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, नया दल नहीं बना सकते। यानी एक तरह से उन पर फंदा कस दिया गया है कि आप लोकतंत्र के दायरे में रहकर, लोकतंत्र का आवरण ओढ़कर, लोकतंत्र का छाता लगाकर पूरी तरह से तानाशाही की व्यवस्था में बंधे रहने के लिए अभिशप्त है। आपकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। और इसी 2/3 की व्यवस्था से जो खामियां उपजी है, कभी अरुणाचल प्रदेश में सामने आ रही हैं तो कभी महाराष्ट्र में सामने आ रही हैं। और आला कमान कल्चर का जन्म भी यहीं से होता है कि आला कमान दिल्ली में जो चाहेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भले किसी नेता के पास 5 ही विधायक क्यों ना उसके समर्थन में हो और 95 उसके विरोध में हो, तब भी वो नेता बना रह सकता है, क्योंकि पार्टी के आला कमान का डर है। आज की तारीख में कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके समर्थन में विधायकों की पूरी संख्या मौजूद हो? गिनती करके कोई बता दे। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके ऊपर तानाशाही का आरोप लगता है, कल्पना कीजिए कि यदि 1/3 वाला पुराना कानून होता तो 303 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी में 101 सांसद तो जरूर सरकार से असंतुष्ट होते, और सरकार तानाशाही रवैये पर तो कतई नहीं उतरती। सरकार किसी कानून जबरदस्ती थोपने की कोशिश तो कतई नहीं करती। सरकार कोई और विधान अपनी मर्जी से बनाकर सीधे थोपने की कोशिश कतई नहीं करती। पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सभी दलों में हो रहा है। याद कीजिए 2004 का वो मंजर, जब कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को नेता चुना
सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। और जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया, क्या कांग्रेस के सांसदों की संसदीय दल की कोई बैठक बुलाई गई? एक ड्राफ्ट पर सारे सांसदों से दस्तखत लिए गए थे कि वो मनमोहन सिंह को नेता माने। क्या यही लोकतंत्र है? और इसी तरीके से व्यवस्था चलेगी। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, एकनाथ शिंदे हो, कोई भी पार्टी आप जिक्र करें, ममता बनर्जी की पार्टी हो, सभी पार्टियां इसी आला कमान कल्चर से चल रही है। आप जिसे चुनकर भेजते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी बोली बंद है, उसकी जुबान बंद है, क्योंकि वो बोलेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और 100 बात की एक बात यह है कि यदि किसी पार्टी में सामान्य बहुमत से चुना गया व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, सांसदों या विधायकों के साधारण बहुमत से, यानी 50% + 1 की संख्या से चुना गया व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर पार्टी छोड़ने और तोड़ने के लिए 50% + 1 की संख्या से ज्यादा संख्या कैसे रखी जा सकती है? इसका सीधा मतलब तो यह हुआ कि यदि किसी पार्टी में, किसी राज्य में 100 विधायक हैं और 100 विधायकों के समर्थन के बूते कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो क्या उस परिस्थिति में 100 में यदि 40 विधायकों का समर्थन ही उसके पास है और 60 विधायक विरोध में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 विधायक विरोध में रहकर कुछ नहीं कर सकते। अल्पमत में, विधायक दल में अल्पमत में रहने वाला व्यक्ति आलाकमान के निर्देशों के तहत अपनी विधायकी गंवाने के डर से, कानून ऐसा बना हुआ है कि अपनी विधायकी गंवाने के डर से उस अल्पमत वाले मुख्यमंत्री के पीछे चलने को मजबूर होगा। कितने विधायक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है उत्तर प्रदेश विधानसभा में? कितने विधायकों ने मिलकर अपने दिल से, अपने मन से विष्णुदेव साय का चुनाव किया है? कितने विधायक ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेता चुनेगी, उन्हें अपना नेता मानेंगे, उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानेंगे? मजबूरी है, कानून का डंडा है, और कानून ऐसा जो लोकतंत्र को मार रहा है। और यह कानून जो 2003 में बनाया गया वो ये कहता है स्प्लिट वर्ड को खत्म कर दिया गया, यानी दल में टूट की वाले शब्द को खत्म कर दिया गया। आप अलग होना है तो 2/3 की संख्या पर आइए, और 2/3 की संख्या पर आके आप अलग होते हैं तो किसी न किसी पार्टी में मर्जर कीजिए, नई पार्टी नहीं बना सकते। पहली बात तो 2/3 की संख्या तक पहुंचना मुश्किल। दूसरी बात, कानून के डर से सवाल उठाना मुश्किल, क्योंकि विधायकी चली जाएगी। याद कीजिए कीर्ति आजाद के साथ क्या हुआ था। DDCA में, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े मंत्री जो अब दिवंगत हैं, बहुत बड़े मंत्रालय को संभाल रहे थे, कानूनी दावपेच भी जानते थे, निशाना कहीं ना कहीं उनके और उनके लोगों की तरफ ही था। लेकिन कीर्ति आजाद के साथ क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी में सभी जानते हैं। आज की तारीख में राजनीतिक दलों के बीच से इनर डेमोक्रेसी की आवाज आप नहीं सुन सकते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कोई गोविंदाचार्य आपको नहीं मिलेगा जो सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को भी मुखौटा करने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि तब इनर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आंतरिक लोकतंत्र हुआ करता था। आज की तारीख में आप पार्टियों में नहीं देखेंगे कि कैमरे के सामने उमा भारती अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सीधे सीधे चुनौती देते हुए बाहर निकल जाए। और आज की तारीख में आप ये नहीं देखेंगे कि बहुमत के आधार पर संसदीय दल के नेता का या विधायक दल के नेता का चुनाव हो। कितने अफसोस की बात है कि वसुंधरा राजे, जिनके साथ बताया जा रहा है कि भाजपा के 115 विधायकों में 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन भाजपा के 115 विधायक, दिल्ली से यदि कोई नाम आएगा जिसके पक्ष में संभवतः 5 विधायक भी नहीं होंगे, उसे नेता मानने को मजबूर होंगे। क्या इसी के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था का चुनाव किया था? क्या इसी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही से भरा हुआ सिस्टम थोपने की कवायद की जाए? आज भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? मोदी के नाम पर वोट दीजिए, नीतियों के नाम पर वोट मत दीजिए, पार्टी के कार्यक्रमों के नाम पर वोट मत दीजिए, आप मोदी के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? राहुल गांधी के चेहरे पर वोट दीजिए, गांधी परिवार को याद कीजिए। जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या कहते हैं? नीतीश कुमार के नाम पर वोट दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश यादव के नाम पर वोट दीजिए। TMC के लोग ममता बनर्जी के नाम पर वोट दीजिए।
पार्टी के एजेंडा, नीति, कार्यक्रम, इसके नाम पर कोई वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी जो एक बदलाव की बयार लेकर आती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दीजिए। तो इस परिस्थिति में लोकतंत्र को व्यक्तिवादी बनाने वाला ये इतना खतरनाक कानून, क्या इस देश की जनता इसके खिलाफ कभी सड़क पर आएगी? एक छोटा वाकया सुनाता हूं कि दल बदल कानून लोकतंत्र के लिए जहर कैसे है। साल 1947 का था और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बन गए, जो भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे, और भारत के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि किसी भी सूरत में जून 1948 के पहले ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ देगी, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। लेकिन जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, यानी किसी कानून को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यह सिस्टम ब्रिटेन में भी है। वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राज्यसभा, सत्ता में तो एटली आ गए थे, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुमत सत्ता गंवा चुके विंस्टन चर्चिल की पार्टी का था, जो भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे। और वो लगातार सरकार को धमकी दे रहे थे कि ठीक है, लोअर हाउस यानी जो वहां की लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें तो पास करा लोगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आके देखो, वहां हम बिल रोक देंगे। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन की राज्यसभा जिसे कहते हैं, वहां जब चर्चा शुरू हुई, तो वहां पर खड़े होकर खुद विंस्टन चर्चिल की एक पार्टी के सांसद, जो भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे लेकिन अपने आलाकमान कल्चर को नहीं मानते थे, क्योंकि वहां कोई दल बदल कानून नहीं था, आज भी नहीं है, उन्होंने खड़े होकर सदन में एक इमोशन सोक्ड स्पीच दी। मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज, इन सब चीजों को लेकर इस प्रकार की स्पीच दी कि चर्चिल की पार्टी के सांसद उस स्पीच के समर्थन में आ गए, और तब जाकर ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों से, हाउस ऑफ कॉमन्स से भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। यदि उस वक्त वहां दल बदल कानून होता तो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने जा रही थी। तो ये है संसदीय व्यवस्था की हकीकत, जिसमें आप सांसद और विधायक चुनकर भेजते हैं, आपकी आवाज उठाए, आला कमान कल्चर की परवाह न करे, देश के लिए, राज्य के लिए, उसके लिए सवाल उठाए। कोई व्यक्ति जो जीत कर जाता है, वो जीत कर जाने वाला व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो व्यवस्था का अंग होता है। सिर्फ जितने लोगों ने उसे चुना है, जिस क्षेत्र ने चुना है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि मात्र नहीं होता, वो एक छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा हिस्सा है उसके क्रियाकलाप का, उसके एजेंडे का। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, व्यापक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो चुने हुए प्रतिनिधियों का दायरा भारत और भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले वो तमाम लोग होते हैं, वो तमाम समाज के अलग अलग सेक्शन के हित होते हैं, जिस मुद्दे पर उसे चर्चा करनी होती है, जिसके लिए नीतियों का निर्माण करना होता है। लेकिन आज के दौर में आपने देखा होगा, सदन के अंदर नारे लगते हैं, जय श्री राम भी होता है, अल्लाह अकबर भी होता है। क्या वाकई दल बदल कानून ने और ये 2/3 वाले प्रावधान ने और आला कमान कल्चर को मजबूत करने वाले, सांसदों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन करने वाले इस कानून ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में सदन के अंदर भी परिवर्तित कर दिया है? ये इतना बड़ा सवाल है, जिस सवाल के ऊपर मौजूदा दौर में इस देश की सिविल सोसाइटी को, राजनीतिक दलों से उम्मीद लगानी तो व्यर्थ है, सिविल सोसाइटी को ही सवाल उठाना होगा। कोई भी राजनीतिक दल इस पर नहीं बोलेगा। आप और हम हल्ला करते रहें, आज मोदी है, कल राहुल आएंगे, परसों नीतीश आएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, जो भी सत्ता में आएगा वो यही काम करेगा। उम्मीद इससे ज्यादा सिर्फ यही है कि मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र के मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि दल बदल कानून पर एक बड़े व्यापक सुनवाई की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था। लेकिन क्या वो संविधान पीठ अभी गठित हुई है? और क्या वो निकट भविष्य में दल बदल कानून के इस ड्रैकोनियन प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने का बीड़ा उठाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के ऊपर फिलहाल चर्चा होनी बेहद जरूरी हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।